क्योंकि नहीं तो क्या क्या फिरोज बख्श साहब, क्या ये माना जाए, कल भी हमने इस पे बड़ी लंबी बात की थी, जो मीटिंग हुई, जो डेलीगेशन गया, और मैंने देखिए बहुत खुल करके मैंने बात की। मैंने कहा कि देखिए, चूंकि अमेरिका और ईरान वो साथ बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डायरेक्ट ईरान जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है। डेलीगेशन अमेरिका का भी जाना चाहता था, लेकिन ईरान ने मना कर दिया, कहा हम आपका ऐसी सूरत में इस्तकबाल नहीं कर सकते, आप मत आइए, हम नहीं बुला रहे हैं आप। तो क्या ये वाया जो आपने हरकारा लफ्ज इस्तेमाल किया, बहुत कम लोग इसको जानते होंगे कि इसके क्या क्या मानी है, लेकिन वही तो बहुत कम लोग हमने कहा जानते होंगे। पहले हुआ करता था, कहीं किसी को जाना रहता था, कुछ होता था, भेजा जाता था पहले मैसेंजर को कि जाइए और बता दीजिए वहां की वो साहब आ रहे हैं या वो बात, ये इस तरीके की तमाम चीजें। तो क्या ये माना जाए कि देखिए ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती हो गई, ये अब दुनिया के सामने बिल्कुल आया है। 18-19 महीने के ये हालात आपके सामने हैं। बहुत शिया सुन्नी करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों समझ गए, ठीक है, वो उस पे कोई, और इसमें ईरान ने बहुत अहम रोल अदा किया, और सऊदी अरब ने भी कान नहीं धरे, कुछ नहीं। आप देखिए कि सीरिया के मामले में भी आपको याद होगा, तमाम हमारे साथ फजील साहब जुड़ गए, स्क्रीन पर लाता हूं, आपको याद होगा फिरोज साहब कि जब सीरिया का मामला आया तो उसमें भी बहुत शिया सुन्नी करने की कोशिश की गई। हम और फजील साहब डटे रहे कि कोई शिया सुन्नी नहीं है, डटे रहे इस बात पे, ये मैसेज देते रहे कि भाई ये इक्तदार का मामला, या आप शिया सुन्नी का मामला नहीं, भाई एक इक्तदार पे था, उसने वहां पे भगाया या जो भी हुआ। बल्कि फजील साहब तो कहते थे कि ये भी समझौता है जिसको हम नहीं समझ पा रहे, और इसमें इसके पीछे ईरान इस तरह से, हालांकि अभी तक वो चीज नहीं, लेकिन कई बार वो चीज सामने भी आई, ऐसा लगा। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह की हुकूमत जुलानी जो है वो कायम करना चाहते हैं या कायम कर रहे हैं, तो उससे कई बार ऐसा लगता है कि इसके पीछे जरूर तुर्की के साथ साथ ईरान और रूस है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। बहरहाल मैं इस्तकबाल करता हूं फजील अहमद साहब का, हमारे बहुत सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। फजील साहब नेशनल और इंटरनेशनल तमाम इश्यूज पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, और खास तौर से जियो पॉलिटिक्स पर। और अब तो फिरोज बख्श साहब ने भी सनद दे दी कि ऐसा लगता है कि आप तो या तो मिलिट्री मैन खुद है, और या तो मिलिट्री मैन आपका कोई दोस्त है, क्योंकि जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे थे। अच्छा, ये तो आपने फिरोज भाई पहली बार देखा हूं, मैं तो कई बार सुन चुका हूं, और ऐसी चौंकाने वाली बात कि मैंने खुद सीखा उस चीज को, क्योंकि मैं नहीं जानता, मैं उस फील्ड का आदमी नहीं हूं। तो कई बार ऐसा होता है, तो हम लोग तो आमतौर से जो नेशनल टीवी पे फजील भाई को नेशनल इशू पे ही बोलते सुना है, इंटरनेशनल इशू पे कहाँ इतना मौका मिलता है। अच्छा, मिल भी जाए तो एक्सप्लेन कहाँ करने का मौका मिलता है कि आप बताइए। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा रहा कि हमने इससे बहुत कुछ जो है वो सुना भी, सीखा भी, और बहुत सारे लोग इनको बहुत पसंद करते हैं इंटरनेशनली, और फजील भाई के गांव तक लोग देखते हैं। एक बार फजील साहब बता रहे थे, बस 1 सेकंड 30 सेकंड, एक बार फजील साहब बताने लगे कि हमारे यहाँ के लोग पूछ रहे थे कि ये बताओ तुम कब चले गए वहां, गजा हुआ, इतनी बातें तुम बता लेते हो, जान लेते हो, ये इतना तुम कैसे जानते हो। ये मतलब वाकई ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं इस्तकबाल करता हूँ फजील साहब क्या अपडेट है थोड़ा सा अगर दे दें, क्योंकि हमास ने तो मना कर दिया कि साहब हम इस तरह का कोई मुआहिदा कमिटमेंट करने वाले नहीं, जंगबंदी हो या आप हमले करो, हम ऐसे मानने वाले नहीं है। क्या अपडेट है फजील साहब, और उसके बाद फिर बातचीत। मैं एक सेकंड एक बात बता दूं फजील साहब के बारे में, इजाजत हो। मैं और फजील साहब हम 5-7-10 साल से हम लोग जो इंडियन टेलीविजन के चैनल्स हैं उसमें हम डिबेट में आते रहे। देयर वी यूज्ड टू बी राइवल्स, वी आर राइवल्स एंड वी फॉट लाइक डेविल्स। लेकिन जहां तक ये है, ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, तो खैर सीखने का मौका मिलता है उनसे, और अपनी बात बहुत मजबूत तरीके से कहते हैं। कई बार मुझे इनको काउंटर करना बड़ा मुश्किल होता है, मेरी आइडियोलॉजी जो भी मेरा स्लांट है आप सब जानते हैं, कई बार इनको काउंटर करना मुश्किल होता है मुझे भी।
फतेह भाई शुरू करें हम। जी जी, अरे बिल्कुल। देखिए, अभी जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा, अरब सबकी मध्यस्थता कर रहा है। अरब ईरान से भी बात कर रहा है, यूएसए से भी बात कर रहा है और इजराइल से भी बात कर रहा है। ये अंदर की खबर है कि सबसे ज्यादा अब जो खतरा आ गया है वो अरब पे आ गया है, और अरब किसी से लड़ने के मूड में नहीं है अभी, क्योंकि ये संजीदगी से अगर इस मसले को इशू नहीं किए तो पूरे मिडिल ईस्ट वर्सेस अमेरिका ये युद्ध हो जाएगा। और युद्ध कभी भी जीते हारे कोई, मरता उसमें आम इंसान है। इस बात को बहुत अच्छी बात है कि अरब अगर ऐसा सोच रहा है तो सारे लोगों का गुस्सा अरब के ऊपर भी है। पूरी दुनिया के मुसलमान अगर आज दो आदमी से बहुत दुखी हैं, एक तो टर्की से और दूसरा अरब से। लोग बहुत मायूस हैं टर्की के रवैये से, अरब के रवैये से। लोगों में बहुत गम और गुस्सा है कि ये लोग इतनी बड़ी ताकत हो के भी क्यों खामोश बैठे हैं। अब खामोश ये बैठे हैं कि किसी से अब लाख हम लोग की हम अलग और अब्बास साहब अलग बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग का एक अपनापन एक दूसरे के साथ झलक जाता है। इसी तरह से अमेरिका से लंबे समय से अरब की जो तिजारती रिश्ते हैं उसके चलते अरब बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वक्त अब ऐसा है कि बैलेंस करने से काम चलेगा नहीं। कभी कभी हमारे देश में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, तो ये वक्त कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अब आपको मध्यम मार्गी नहीं बल्कि वन साइडेड होना पड़ता है, और नहीं हुए तो गुलामी की जिंदगी आजादी की एक दिन से बहुत भारी अच्छी होती है, गुलामी की 1000 साल की जिंदगी से एक दिन की आजादी अच्छी होती है। ये बात तो सबको समझ में आना चाहिए। 52-55 हजार लोग सिर्फ फिलिस्तीन के, अभी और हूती और वो सब जोड़ दिया जाए, हिजबुल्लाह वगैरह, हसन नसरुल्लाह साहब को और तमाम चीजों को जोड़ा जाए तो बहुत लंबा नुकसान मिडिल ईस्ट के लोगों का हुआ है। अब इतना नुकसान खाने के बाद जब लड़ाई अंतिम दौर पे है, पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल पीछे है, डरा हुआ है, बैकफुट पे है, ऐसे में पीछे कदम हटाना ये सबको पता है। जो लोग दुनिया में थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं सबको ये पता है कि इस वक्त कदम पीछे हटाने का मतलब कि जिंदगी में कभी फिर आप खड़े नहीं हो सकते। क्या लगता है कि इजराइल आज आईडीएफ उसके साथ छोड़ रही है, लेकिन साल भर 6 महीने के अंदर वो लोग दोबारा उसको रिवाइव कर लेंगे। अमेरिका जो आज बैकफुट पे है वो फिर से मिडिल ईस्ट में कभी जॉर्डन को, कभी सीरिया को, कभी मिस्र को, कभी इजिप्ट को, इन छोटे छोटे देशों को इकट्ठा करके कभी भी फिलिस्तीनियों पर हमला करा सकते। यूएई है। उसके बाद इस वक्त ईरान और रूस की दोस्ती बहुत पक्की है। रूस की लड़ाई जो है यूक्रेन के साथ बहुत भीषण हो रही है, उसका भी पूरा फायदा फिलिस्तीन उठा रहा है, उसका फायदा हमास उठा रहा है, उसका फायदा हूती ईरान उठा रहा है। ये वक्त ऐसा है जब अमेरिका पूरी तरह से फंसा हुआ है। अमेरिका ने अभी आज जेलेंस्की को कह दिया कि यूक्रेन का युद्ध आगे बढ़ाने के लिए कह दिया। उनको लगा कि रूस से बात करना बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे ये क्या बच्चों की कबड्डी का खेल थोड़ी हो रहा है कि तुम जाके बात कर लोगे हम इस पाला में नहीं अब उस पाला में खेलेंगे। ऐसे नहीं होता है ना। ये दुनिया में यूएसएसआर और जर्मनी के बीच की लड़ाई को दुनिया ने देखा है। वो चीजें अभी खत्म थोड़ी हुई हैं। जो बीजें आज से 50 साल 60 साल गई उसको एकदम से आप खत्म नहीं कर सकते। और अब फिलिस्तीन, अगर यूक्रेन का युद्ध रूस के साथ नहीं होता तो शायद 7 अक्टूबर में जो सफलता हमास को मिली वो नहीं मिलती, और न ही ये लड़ाई इतनी लंबी चलती, और न फिलिस्तीन उसी तरह से पिटता रहता जैसे 40 साल से पिट रहा है। ये तो बहुत अच्छा है। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर एक तरह से जो दुनिया एक नया तरीका बना रहा है कि भाई अब रूस और चाइना और अमेरिका, ये 3 बड़े देश हैं दुनिया के, ये 3 ताकतवर देश हैं। इन लोगों के क्लैश की वजह से आज अपने सारे मसलों को हल कर लेना है। ये बात तो आप सबको समझ में आ रही है। अगर आज रूस, चाइना, ईरान और हूती, हिजबुल्लाह, ये सब लोग तो है ही हैं, ये सारे लोग मिलके एक ताकत बन गए ना, इससे अमेरिका डर रहा है। अमेरिका ईरान से नहीं डर रहा है, अमेरिका इस ताकत से डर रहा है कि कल को चाइना, रूस और किंग जोंग, नॉर्थ कोरिया, ये सारे लोग मिलके जब आ जाएंगे तो क्या अमेरिका लड़ पाएगा उनसे? अमेरिका आज भी ईरान से उतना नहीं डर रहा है जितना इस अलायंस से डर रहा है। उसको डर है कि अगर हम इस लड़ाई को शुरू कर दिए तो अंत पता नहीं कब होगा और कहां होगा।
उसके बाद अमेरिका रहेगा कि नहीं रहेगा, चाइना, रूस, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये कुछ तय नहीं किया जा सकता। और दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाएगी इस जंग में, ये जान लीजिए, क्योंकि जंग जब शुरू होगी इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। ये बात सब लोग समझते हैं, लेकिन जंग ना हो इसके लिए भी अमेरिका और इजराइल को भी समझना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझते हैं, अगर उन्होंने जंग का मन बना ही लिया है, तो फिर जंग होके रहेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अब ऐसे वक्त में अरब जो है ठंडे दिमाग से काम कर रहा है और वो दोनों की मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। वापस सीरिया में बशर अल असद को वापस लाने की भी बात हो रही है। ये सारी चीजें न्यू अपडेट है। 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे कि हमले में कमी आई है और मामला थोड़ा शांत है। जी मुमताज भाई।